हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से एन केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स, यानी केमिकल काइनेटिक्स वो भी पूरा पूरा चलेगा अपना हिंदी मीडियम में। यानी जो केमिकल काइनेटिक्स होगा वो कंप्लीटली अपन हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब केमिकल काइनेटिक्स यानी काइनेटिक्स वर्ड किससे मिलके बना है? काइनेसिस से मिलके बना है। मतलब काइनेटिक्स किससे मिलके बना है? काइनेटिक्स बना है काइनेसिस से। ठीक है, यानी काइनेटिक्स वर्ड काइनेसिस से मिलके बना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी रिएक्शन होती है, यानी कोई भी रिएक्शन होती है उसके ऊपर ताप का प्रभाव क्या होता है, दाब का प्रभाव क्या होता है। ठीक है ना? यानी अब कोई भी प्रभाव रिएक्शन के ऊपर प्रभाव होगा ना, उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। जैसे ताप का प्रभाव क्या होगा, दाब का प्रभाव क्या होगा, यानी कोई भी कारक होगा उसका अभिकारक अभिकारक पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार यानी कोई भी रिएक्शन में ताप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन अगर अगर दिशा में जाएगी, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ताप से क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी या डिक्रीज होगी। ठीक है ना? यानी अभिकारकों की मतलब कंसंट्रेशन चेंज होगी। मतलब कि क्या होगी? अभिकारक की तो कंसंट्रेशन मतलब अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, और अभी रिएक्टेंट की तो कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। मतलब रिएक्टेंट की तो क्या होती जाएगी? धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्शन अगर दिशा में जाएगी तो अभिकारक की सांद्रता तो कम होती जाएगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाएगी। उसी प्रकार जैसे कोई अगर रिएक्शन पे कोई उत्प्रेरक डाल दिया, कोई ना कोई कैटलिस्ट डाल दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, कैटलिस्ट डाल दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? रिएक्शन पर कैटलिस्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा। इस प्रकार के अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है अपन, तो क्या होगा? सबसे पहले तो इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा क्या होगी इसकी? परिभाषा क्या लिखेंगे? रसायन विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा की वह शाखा वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिकारकों की सांद्रता अभिकारकों की सांद्रता वह उत्पादों की अभिकारकों की सांद्रता वह उत्पादकों की सांद्रता वह उत्पादकों की सांद्रता में होने वाला, यानी अभिकारकों की सांद्रता और उत्पादकों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना ही सांद्रता में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या बोलते हैं? रासायनिक बल गतिकी। उसे ही रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। बल गतिकी रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। क्या होती? क्या डेफिनेशन क्या हुई? रसायन विज्ञान की वह शाखा। डेफिनेशन क्या हुई? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिकारकों की सांद्रता व उत्पादकों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं?
रासायनिक बल गतिकी। लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जो तीव्र गति और मंद गति से भी संपन्न होती है। उनका वेग ज्ञात करना एक प्रकार से क्या होता है, मुश्किल होता है, मतलब कि उनका वेग ज्ञात करना अपन इजीली वेग ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं तीव्र व मंद गति से संपन्न होती है, मंद गति से संपन्न होती है। तो उनका वेग ज्ञात करना कठिन होता है। अतः उनका तात्क्षणिक वेग ज्ञात किया जाता है। तात्क्षणिक वेग ज्ञात किया जाता है। लेकिन क्या होती है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जो तीव्र गति से भी संपन्न होती है और मंद गति से भी संपन्न होती है। उनका वेग ज्ञात करना अपन इजीली उनका वेग कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी उनका आसानी से अपन वेग ज्ञात नहीं कर सकते। अगर उनका आसानी से अपन वेग ज्ञात नहीं कर सकते तो उनका क्या करना पड़ता है, अपने को तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है ना, यानी तात्क्षणिक वेग ज्ञात किया जाता है उनका। अब अभिक्रिया वेग क्या होता है, अब आगे देखेंगे अभिक्रिया वेग। अगली डेफिनेशन है अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग, अब अभिक्रिया वेग क्या होता है, यानी इकाई समय में क्या होगा, इकाई समय में अभिकारकों की सांद्रता व उत्पादकों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को क्या बोलेंगे अपन, अभिक्रिया वेग। यानी इकाई समय में अभिकारकों व उत्पादकों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को क्या बोलेंगे, अभिक्रिया का वेग। तो क्या लिखेंगे, इकाई समय में अभिकारकों वह उत्पादकों की सांद्रता में, अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं। अभिक्रिया वेग कहते हैं। क्या हुआ, यानी इकाई समय में अभिक्रिया वेग क्या होगा, इकाई समय में अभिकारकों व उत्पादकों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को क्या बोलेंगे, अभिक्रिया वेग। यानी अभिक्रिया वेग क्या होगा, इकाई समय में अभिकारकों व उत्पादकों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को ही क्या बोलेंगे अपने, अभिक्रिया वेग, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, इसकी और डेफिनेशन है, यानी इसकी और डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, यानी इकाई समय में अभिकारकों की सांद्रता में होने वाली कमी और उत्पादकों की सांद्रता में होने वाली वृद्धि को भी क्या बोल सकते हैं, अभिक्रिया वेग।
तो क्या लिखेंगे, इकाई समय में, इकाई समय में अभिकारकों की सांद्रता में होने वाली कमी सांद्रता में होने वाली कमी वह उत्पादों की सांद्रता में होने वाली वृद्धि, की सांद्रता में होने वाली वृद्धि को ही क्या बोलते हैं अपन, वृद्धि को ही अभिक्रिया वेग कहते हैं। इस प्रकार का कोई भी अभिक्रिया होता है उसका वेग निर्धारण कर सकते हैं। इकाई समय में होने वाली अभिकारकों व उत्पादकों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या बोलते हैं अपन, अभिक्रिया वेग। ठीक है ना। अब आगे क्या, अब क्या देखेंगे, अभिक्रिया वेग क्या क्या लिखेंगे। ठीक है, अभिक्रिया वेग क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया वेग इसको रिप्रेजेंट करके आर से, यानी अभिक्रिया वेग को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, तो क्या लिखेंगे, प्लस या माइनस, यानी प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। प्लस किसके लिए होगी, उत्पादकों के लिए होगी, और माइनस किसके लिए होगी, अभिकारकों के लिए होगी। तो क्या लिखेंगे, अभिकारकों या उत्पादकों की सांद्रता में परिवर्तन की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइड बाई परिवर्तन में लगा समय, क्या होगा, अभिक्रिया वेग यानी अभिकारकों की सांद्रता में हुए परिवर्तन डिवाइड बाय परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं अपन, R इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा C डिवाइड बाय डेल्टा, कंसंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे C से। ठीक है, तो क्या होगा, इज इक्वल टू डेल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस C2 माइनस C1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। इस प्रकार भी अपन लिख सकते हैं, यानी अभिकारकों व उत्पादकों की सांद्रता में हुए परिवर्तन या परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, अपन आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे, अभिक्रिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के लिए। सबसे पहले अभिकारक के लिए लिखते हैं, आर के लिए, यानी आर मतलब अभिकारक के लिए, अभिकारक के लिए। क्या होगी, रेट क्या होगी, माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी। मतलब माइनस का निशान क्या है, मतलब क्या होता है, टाइम के साथ क्या होता है, अभिकारक की कंसंट्रेशन तो क्या होती है, कम होती जाती है,
और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसके लिए अपन ने क्या यूज किया, डेल्टा आर। ठीक है, अब उत्पाद के लिए क्या लिखेंगे, उत्पाद के लिए मतलब प्रोडक्ट के लिए रेट क्या होगी, आर इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। मतलब क्या होता है, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो क्या होती है, यानी अभिकारक की सांद्रता तो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और प्रोडक्ट की सांद्रता होती है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसीलिए अपन ने लिखा, पहले लिखा था नीचे, यानी प्लस माइनस अभिकारकों की या उत्पादों की सांद्रता में हुए परिवर्तन डिवाइड बाई परिवर्तन में लगा समय। अब क्या लिखा अपन ने, उसको अलग अलग करके लिख दिया, यानी अलग अलग किस प्रकार से होती है। ठीक है, अभिक्रिया वेग दो प्रकार की होती है, यानी अभिक्रिया वेग। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया वेग निम्न प्रकार की होती है। अभिक्रिया वेग वेग निम्न प्रकार की होती है, निम्न प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे प्रारंभिक अभिक्रिया। कौन सी लिखेंगे, प्रारंभिक यानी प्रारंभिक अभिक्रिया क्या होती है, प्रारंभिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया प्रारंभ होने से पहले। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 यानी प्रारंभ, अगर कोई भी रिएक्शन होगी, अगर प्रारंभिक के लिए ना t बराबर प्रारंभ होगी, तो उससे उस टाइम पर तो उसके लिए समय रहेगा ना, 0 रहेगा ना। तो क्या लिखेंगे, t बराबर 0 पर अभिक्रिया का वेग, प्रारंभिक वेग कहलाता है। वेग कहलाता है, यानी t बराबर 0 पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, उसका प्रारंभिक वेग कहलाता है। यानी क्या होगा, t बराबर 0 पर, यानी मतलब कोई भी रिएक्शन होगी, t बराबर 0 पर कोई भी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, उसका प्रारंभिक वेग होगा। ठीक है, प्रारंभिक वेग में क्या होता है, प्रारंभिक वेग में क्या होगा, प्रारंभिक वेग में होगा अभिकारकों की सांद्रता तो क्या होगी, 0, मतलब अभिकारकों की सांद्रता तो क्या, अभिकारकों की सांद्रता में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, लेकिन उत्पादकों की सांद्रता क्या होती है, न्यून रहती है। नहीं, उत्पाद कोई बनाए नहीं, तो उस समय अभिकारकों की सांद्रता तो क्या रहती है, अधिकतम, और उत्पादकों की सांद्रता न्यूनतम रहती है। तो क्या लिखेंगे, प्रारंभिक वेग के समय अभिकारकों की सांद्रता अधिकतम होती है, और उत्पादों की सांद्रता न्यूनतम होती है। मतलब क्या होगा, प्रारंभिक वेग होगा तो अभिकारकों की सांद्रता तो क्या होगी, अधिकतम, और
उत्पादकों की सांद्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है। ठीक है, अगला अपन देखेंगे औसत वेग क्या होता है। दूसरा क्या होगा, औसत वेग। औसत वेग क्या होगा, औसत वेग क्या होता है, निश्चित अंतराल में अभिकारकों व उत्पादकों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को ही क्या बोलेंगे अपन, अभिकारकों व उत्पादकों की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को ही क्या बोलेंगे अपन, औसत वेग। तो क्या लिखेंगे, निश्चित अंतराल में अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता में उत्पादकों की सांद्रता की दर में होने वाला परिवर्तन। औसत वेग कहलाता है। औसत वेग कहलाता है। क्या होगा, निश्चित अंतराल में अभिकारकों व उत्पादकों की सांद्रता की दर में होने वाला परिवर्तन ही क्या बोलते हैं, इसको औसत वेग बोलते हैं। ठीक है, हम देखते हैं अभिकारक के लिए क्या होगा। अभिकारक को रिप्रेजेंट करेंगे अपन आर से, आर के लिए। ठीक है, यानी अभिकारक आर के लिए क्या होगा, आर एवरेज क्या होगा, आर एवरेज मतलब माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी। मतलब क्या लिखेंगे, माइनस R2 माइनस R1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। उसी प्रकार से आर एवरेज यानी उसके लिए क्या लिखेंगे, उत्पाद पी के लिए। ठीक है, इधर लिख रहा हूं उत्पाद पी के लिए आर एवरेज क्या होगा, आर एवरेज होगा इस बार माइनस P2 डिवाइड बाई प्लस P2 डिवाइड बाई P1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। क्या होता है, प्रोडक्ट की सांद्रता तो क्या होती जाती है, यानी अभिकारक की सांद्रता में तो क्या होता, कमी होती जाती है, और प्रोडक्ट की सांद्रता में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। ठीक है ना। इसी प्रकार अपन देखेंगे तात्क्षणिक वेग क्या होता है। तीसरा देखेंगे तात्क्षणिक वेग क्या होता है। तात्क्षणिक वेग क्या होता है, तात्क्षणिक मतलब सूक्ष्म यानी सूक्ष्म, यानी थोड़े से समय में, मतलब पॉइंट या मतलब नॉर्मल टाइम, मतलब कुछ ही सेकंडों में हुए परिवर्तन की दर को। ठीक है ना, यानी सूक्ष्म समय में अभिकारकों व उत्पादकों की सांद्रता की दर में हुए परिवर्तन को ही क्या बोलेंगे अपन, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। तो क्या लिखेंगे, सूक्ष्म समय में अभिकारकों व
वो है उत्पादकों की सांद्रता में की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अभिक्रिया उसे बोलते हैं, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग क्या होते हैं? नहीं, सूक्ष्म समय में अभिकारकों व उत्पादकों की सांद्रता में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलेंगे? अभिक्रिया वेग। और क्या हो सकता है? और अपन वो भी बोल सकते हैं, अर्थात निश्चित समय या क्षण पर अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग, निश्चित समय या क्षण पर अभिक्रिया का वेग ही होता है तात्क्षणिक वेग। तो क्या लिखेंगे? और लिख सकते हैं, अर्थात क्या लिख सकते हैं? निश्चित समय या क्षण पर, अर्थात निश्चित समय या क्षण पर अभिक्रिया का वेग एक तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है नहीं? निश्चित समय या क्षण पर अभिक्रिया में जो अभिक्रिया के वेग या वेग में परिवर्तन की दर होगी ना, उसी को बोलेंगे तात्क्षणिक वेग। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? प्लस माइनस सूक्ष्म सांद्रता में परिवर्तन, सूक्ष्म सांद्रता में परिवर्तन डिवाइड बाई सूक्ष्म समय में परिवर्तन। सूक्ष्म समय में परिवर्तन इसी को तो बोलते हैं ना तात्क्षणिक वेग। यानी तात्क्षणिक वेग क्या होगा? यानी सूक्ष्म समय में परिवर्तन, यानी सूक्ष्म समय में मतलब 1 सेकंडों में परिवर्तन होगा ना, उसी को बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। ठीक है? तो क्या लिखेंगे? फॉर अभिकारक के लिए, नहीं अभिकारक आर के लिए ठीक है, अभिकारक आर के लिए क्या होगा? आर तात्क्षणिक प्लस माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, यानी रिएक्टेंट के लिए रिएक्टेंट की सांद्रता तो क्या होती है? कम होती है, तो डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है? और क्या लिखेंगे? आर अभिकारक उत्पाद पी के लिए। ठीक है? तो क्या होगा? आर तात्क्षणिक उत्पाद में क्या होगा? उत्पाद की कंसंट्रेशन है समय के साथ क्या होती है? वृद्धि होती है। तो क्या लिखेंगे? प्लस डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी, या फिर अपन इसे भी लिख सकते हैं R1 माइनस R2 या डिवाइड बाई T2 माइनस T1। और इसी प्रकार प्रोडक्ट के लिए भी अपन लिख सकते हैं R तात्क्षणिक क्या होगा? प्लस P2 माइनस P1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1।
इस प्रकार से अपन ने क्या लिख लिया, ये देख लिया अपन ने सबका अलग अलग प्रकार से, यानी तात्क्षणिक वेग क्या होता है, औसत वेग क्या होता है, ठीक है, तात्क्षणिक वेग क्या होता है, औसत वेग क्या होता है, अभिक्रिया वेग क्या होता है। अब देखने वाले इनके मध्य अपन ग्राफ, यानी ग्राफ किस प्रकार से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, अभिकारक है उत्पादों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को निम्न प्रकार आरेख से दर्शाते हैं। ठीक है ना, क्या होता है, अभिकारकों व उत्पादकों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को मैं अब ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे, यानी ग्राफ से किस प्रकार से अपन कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करेंगे, पहला ग्राफ क्या होगा, अभिकारकों की सांद्रता हुआ समय के मध्य आरेख, तो क्या लिखेंगे, अभिकारकों की सांद्रता वह समय के मध्य आरेख, ठीक है। यानी अब अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है, अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, और समय के साथ साथ क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो किस में आ जाती है, इक्विलिब्रियम पे, मतलब साम्य पे। तो देखो इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है, एक टाइम इधर तो लिखते हैं सांद्रता किसकी की, रिएक्टेंट की, ठीक है, और इधर लिखते हैं समय t, ठीक है। यानी अभिकारकों की सांद्रता तो क्या होती जाती है, डिक्रीज, और उत्पादकों की सांद्रता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है ना। एक निश्चित अंतराल पर अभिकारकों की सांद्रता तो क्या होती है, डिक्रीज, और उत्पादकों की सांद्रता क्या होती जाती है, यानी उत्पाद की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और एक टाइम पर क्या आती है, साम्य पे पहुंच जाती है, मतलब ये क्या कहां पहुंच गई, साम्य पे आ गई, ठीक है ना। इस प्रकार से, यानी और जो ये होने वाला परिवर्तन है ना समय में, इसी को बोलते हैं डेल्टा टी, ठीक है ना। जो होने वाला ये परिवर्तन है ना, इसी को बोलेंगे अपन डेल्टा टी, मतलब यहां से भी अपन लिख सकते हैं परिवर्तन यहाँ तक है इसमें, तो इसको लिखेंगे अपन डेल्टा टी, ठीक है। और जो कंसंट्रेशन होगी ना, कंसंट्रेशन में क्या परिवर्तन हो रहा है, कंसंट्रेशन में यहाँ से हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कंसंट्रेशन, ठीक है, और यहाँ से लेके और यहाँ तक हो रहा है, मतलब इसको बोलेंगे डेल्टा आर। कंसंट्रेशन में इतना परिवर्तन हो रहा है और समय में इतना परिवर्तन हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, आर एवरेज, इसके लिए किसके लिए, इसके लिए होगी आर एवरेज, नहीं आर औसत, माइनस क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट के लिए R2 माइनस R1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, इस प्रकार से अपन लिखेंगे। या फिर क्या लिख सकते हैं इसमें, ये भी लिख सकते हैं माइनस डेल्टा R2 माइनस डेल्टा R डिवाइड बाई डेल्टा T, इस प्रकार से भी अपन आर एवरेज को अपन लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। ताप का प्रभाव क्या होता है, मतलब ताप का प्रभाव क्या होता है इसमें, इसका जो स्लोप आता है ना, स्लोप वो क्या रहता है, नेगेटिव स्लोप आता है इसका। नेगेटिव स्लोप क्या होता है, जब कंसंट्रेशन होती है ना, कंसंट्रेशन,
वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, मतलब सांद्रता क्या होती जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, इस प्रकार से इसका ग्राफ होता है। ठीक है, अगला ग्राफ देखेंगे उत्पाद की सांद्रता व समय के मध्य आरेख। तो हाँ, तो अगला ग्राफ अपन देखते हैं उत्पाद की सांद्रता व समय के मध्य आरेख। ये क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता व समय के मध्य आरेख। समय के मध्य आरेख। ठीक है ना, अब क्या होता है उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद क्या होता है समय के साथ साथ क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इसका ग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे, इसका ग्राफ बनेगा ठीक है, मतलब उत्पाद क्या होता है, एक समय के साथ साथ क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है ना, इधर लिखेंगे अभिकारक मतलब उत्पाद यानी सांद्रता, इधर आएगा समय। ठीक है ना, यानी एक टाइम पे क्या होता है, रिएक्टेंट। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है, यहां से परिवर्तन स्टार्ट। ठीक है, ये R1 के लिए हो गया, ये R1 के लिए हो गया, R1 कंसंट्रेशन के लिए, और ये P1 के लिए हो गया, P1 कंसंट्रेशन के लिए, और ये हो गया T1 टाइम के लिए। इसी प्रकार ये P2 कंसंट्रेशन के लिए हुआ और T2 टाइम के लिए हुआ। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, R एवरेज, R मतलब R एवरेज क्या होगा, R एवरेज क्या होगा, मतलब प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के लिए कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ती है, तो P2 डेल्टा P माइनस डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा T। ठीक है, और R तात्क्षणिक मतलब एकदम सूक्ष्म निकालने के लिए, R तात्क्षणिक मतलब बिल्कुल सूक्ष्म, R तात्क्षणिक। ठीक है ना, तो क्या होगा, प्लस P2 माइनस P1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। इस प्रकार से अपन अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद के मध्य आरेख देखते हैं। क्या कैसे देखा अपन ने, सबसे पहले क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, और उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, अभिकारक की सांद्रता डिक्रीज होती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो क्या हुआ, अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे क्या होती गई, बढ़ती गई। और अपने पीछे देखा था उत्पाद अभिकारक की कंसंट्रेशन, यानी अभिकारक की कंसंट्रेशन क्या हुई, टाइम के साथ डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, अपन देखेंगे अब साम्य अवस्था पे। तीसरा देखो साम्य अवस्था पे क्या होगा, ठीक है ना, अब साम्य अवस्था पे क्या होगा, देखो ठीक है, अब साम्य अवस्था में क्या होता है, अभिकारक की कंसंट्रेशन तो क्या होती जाती है, डिक्रीज होगी ना टाइम के साथ, यानी इधर तो क्या होगा, सांद्रता, और इधर क्या हो गया, समय। ठीक है, अब क्या होती है अभिकारक की सांद्रता तो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो किसके लिए होगा ये, अभिकारक के लिए। ठीक है, अगला देखो आगे क्या होगा, उत्पाद के लिए क्या होती है, कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होती जाती है, उत्पाद की कंसंट्रेशन। ठीक है,
ये किसके लिए? उत्पाद के लिए। और जो इनमें जो परिवर्तन होता है वो होता है इक्विलिब्रियम, यानी जो अभिकारक और उत्पाद की कंसंट्रेशन में जो परिवर्तन रहता है ना, इसको बोलते हैं साम्य अवस्था। साम्य अवस्था, साम्य अवस्था, ठीक है ना। इस प्रकार देखते हैं अभिकारक की सांद्रता पे क्या फर्क पड़ेगा टाइम के हिसाब से, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और उत्पाद की सांद्रता पे टाइम के हिसाब से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। और अगर साम्य अवस्था पे साम्य अवस्था पे कोई रिएक्शन होगी तो वो किस प्रकार से होगी। अब अपन अगला देखेंगे इनकी सांद्रता की इकाई, यानी सांद्रता की इकाई क्या होती है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं सांद्रता की इकाई, तो क्या लिखेंगे? अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन आर से, तो होगा सांद्रता बटा समय, सांद्रता बटा समय। अब सांद्रता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोल लीटर इनवर्स। समय को किसको, समय को रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड से, ठीक है। इसकी ओवरऑल यूनिट क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। यानी अभिक्रिया वेग की यूनिट क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। किस प्रकार से अपन यूनिट निकालेंगे? सांद्रता बटा समय, ठीक है। अगर ये उत्पाद, और क्या लिख सकते हैं अगर गैस में हो तो, अगर अभिकारक व उत्पाद दोनों गैस में हो तो अभिक्रिया वेग क्या होगा, यानी अभिक्रिया वेग की यूनिट क्या होगी। अगर अभिकारक व उत्पाद गैसीय अवस्था में हो तो उसकी इकाई क्या होगी? इसकी इकाई होगी एटीएम सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। अगर गैस अभिकारक और उत्पाद के मोल अगर गैसीय अवस्था में हो तो उनके यूनिट होगी एटीएम सेकंड इनवर्स। इस प्रकार से अपन ने देखी है क्या, यानी कंसंट्रेशन यानी सांद्रता की। अगला अपन देखेंगे अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री से अभिक्रिया वेग ज्ञात करना। तो क्या लिखेंगे? अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री से अभिक्रिया वेग ज्ञात करना, से अभिक्रिया वेग ज्ञात करना। नहीं, अगर अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री दी हुई हो तो अभिक्रिया वेग अपन इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है ना। क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया के अभिकारकों के लुप्त होने की दर और बनने की दर क्या होती है? बराबर होती है। तो क्या लिखेंगे? स्टोइकियोमेट्री का मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के लुप्त होने की दर, अभिकारकों के अभिकारकों के लुप्त होने की दर, लुप्त होने की दर और उत्पादों के
अभिकारकों की लुप्त होने की दर और उत्पादों के बनने की दर बराबर होती है। ठीक है, यानी किसी अभिक्रिया का अगर स्टोइकियोमेट्री वेग या स्टोइकियोमेट्री वेग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जितनी अभिकारक जितना अभिकारक का लॉस हो उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा ना। ऐसे थोड़ी है कि अभिकारक ज्यादा लॉस हुआ और प्रोडक्ट कम बना, ऐसे तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। मतलब जितना अभिकारक का लॉस होगा उतना ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। यानी क्या लिखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के लुप्त होने की दर और उत्पादों के बनने की दर सदैव क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात तो क्या लिखेंगे, अर्थात अभिक्रिया वेग इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, मतलब अभिकारकों के लुप्त होने की दर इक्वल टू उत्पादों के बनने की दर बराबर होती है उत्पादों के बनने की दर। मतलब क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों के लुप्त होने की दर और उत्पादों के बनने की दर सदैव क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अभिक्रिया वेग जैसे कोई रिएक्शन होती है, अब देखो अभिक्रिया वेग ज्ञात करते हैं तो अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री प्रयुक्त की जाती है। ठीक है ना, यानी कोई भी अभिक्रिया वेग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री प्रयुक्त की जाती है। एग्जांपल देखो जैसे Hg प्लस Cl2 क्या होगा, Hg Cl2। ठीक है, अब इसके लिए अपन अभिक्रिया वेग कैलकुलेट करते हैं। यानी अभिक्रिया वेग किस प्रकार से अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यानी अभिक्रिया वेग तो क्या होगा, R इक्वल टू, अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, टाइम के साथ डिक्रीज होती है, तो क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा, कंसंट्रेशन को लिखते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं Hg डिवाइड बाई dt। ठीक है, इसी प्रकार Cl2 के लिए क्या लिखेंगे, इक्वल होती है ना, अभिकारकों की लुप्त होने की दर और बनने की दर क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अब देखो इसके लिए लिखो माइनस डेल्टा Cl2 डिवाइड बाई dt। ठीक है, इसी प्रकार अब क्या होना, प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट बन रहा है तो क्या होगा, इसके लिए पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, यानी बनने वाले के लिए पॉजिटिव, लुप्त होने वाले के लिए नेगेटिव। ठीक है, और क्या होगा, प्लस डेल्टा Hg Cl2। ठीक है, डिवाइड बाई dt। इस प्रकार अपन अभिक्रिया वेग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना, अब अगली रिएक्शन देखते हैं, जैसे PCl5 और Cl2 की रिएक्शन देखते हैं। अगला एग्जांपल देखो, PCl3 प्लस Cl2 क्या होगा, PCl5 बना। ठीक है, अब देखो इसका अभिक्रिया वेग, पहले आप वीडियो को पॉज करो और लिखो। यानी पहले वाला मैंने जिस प्रकार से अभिक्रिया वेग लिखा उसी प्रकार से सेकंड रिएक्शन का भी क्या होगा, अभिक्रिया वेग भी उसी प्रकार से होगा। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को पॉज करो, आप अभिक्रिया वेग लिखो। मैं बता रहा हूं आपको क्या होगा, अभिक्रिया वेग होगा R इक्वल टू, यानी कंसंट्रेशन ऑफ PCl2 PCl3 कंसंट्रेशन तो क्या होगी, डिक्रीज डिवाइड बाई डेल्टा टी लिखते हैं, चलो अपन डेल्टा से लिखते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाई dt डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है, इसमें भी क्या आएगा, फिर तो डेल्टा टी आएगा, या फिर सबकी जगह अपन डेल्टा लिख देते हैं, डेल्टा टी
इधर भी क्या लिखते हैं अपन डेल्टा टी, और इधर भी क्या लिखते हैं अपन डेल्टा टी, ठीक है। इसी प्रकार Cl2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, माइनस डेल्टा Cl2 डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है। इसी प्रकार फॉर्मेशन क्या हुआ, PCl5 का फॉर्मेशन हुआ ना, PCl5 क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, प्लस प्लस में आएंगे तो क्या होगा, प्लस डेल्टा PCl5 डिवाइड बाई dt यानी डेल्टा टी, ठीक है। इस प्रकार से अगर अभिक्रिया में कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रखा हो तो उसका अभिक्रिया वेग अपन इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, जैसे अभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में यानी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइड बाय समय में होने वाला परिवर्तन। इसी प्रकार उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि डिवाइड बाय समय में होने वाला परिवर्तन, इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। अगर अगला देखो आगे क्या होगा, अगर अभिक्रिया में अगर कोई भी अभिक्रिया कोई भी रिएक्शन होगी उसमें क्या दे रखा होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रखा होगा, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को अपन कहां लिखेंगे, अभिक्रिया के डिवाइड में, यानी अभिक्रिया से डिवाइड कर देंगे उसको। अगर कोई अभिक्रिया तो क्या बोलेंगे, अगर किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया गुणांक दे रखा है यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रखा है अभिक्रिया गुणांक, तो उसको क्या करते हैं, उसको उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। बाकी कुछ नहीं करते, अभिक्रिया को एज इट इज लिखते हैं, जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक दे रखा है उसको अपन क्या कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। तो अगली रिएक्शन क्या होगी, N2 + 3H2, जैसे अगला एग्जांपल होगा N2 + 3H2, क्या बना 2NH, ठीक है, N2 + 3H2, तो क्या बना 2NH3 ले। तब देखें पिछले वाले के हिसाब से लिखे तो क्या लिखते हैं अपन, माइनस डेल्टा N2 डिवाइड बाई dt इक्वल टू माइनस डेल्टा H2 डिवाइड बाई dt इक्वल टू प्लस डेल्टा NH3 डिवाइड बाई dt, ठीक है। तो क्या होता है, हमने क्या बोला था, यानी इसमें क्या दे रखा है, इस बार अभिक्रिया कोएफिशिएंट दे रखा है ना, अभिक्रिया कोएफिशिएंट दे रखा है तो इसको क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को इससे जो भी रिएक्टेंट होगा ना, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, उससे क्या कर देंगे अपन, डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, N2 + 3H2, तो क्या होगा डिवाइड बाई 1/3, और इसके लिए क्या होगा 1/2। इस प्रकार अपन अभिक्रिया की रेट लिखते हैं। अगर अभिक्रिया कोएफिशिएंट दे रखा हो, अगर अभिक्रिया कोएफिशिएंट दे रखा हो तो इस प्रकार से अपन अभिक्रिया की वेग लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखो आप, एक रिएक्शन है 5Br माइनस प्लस क्या दे रखा है, BrO3 माइनस प्लस और क्या दे रखा है 6H प्लस, और क्या बन रहा है, इससे बन क्या रहा है 3Br2 + 3H2, 3Br2 + 3H2O, ठीक है ना। इस प्रकार से कोई रिएक्शन दे रखी है तो इसके लिए अपन अभिक्रिया यानी अभिक्रिया वेग लिखते हैं। अभिकारक के लिए लिखना है एक बार, इसके लिए अभिकारक के लिए इसका अभिक्रिया वेग लिखो, ठीक है। उत्पाद के लिए भी आप लिख सकते हो, लेकिन इसके लिए अभिकारक के लिए आप अभिक्रिया वेग लिखो, अभिक्रिया वेग किस प्रकार से होगा, ठीक है ना। तो अभिक्रिया वेग वीडियो को पॉज करो और अभिक्रिया वेग लिखो। इसमें मैं लिख रहा हूं इसका अभिक्रिया वेग। अब अभिक्रिया वेग किस प्रकार से लिखते हैं अपन, देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीज यानी माइनस जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक उसको क्या करना, डिवाइड Br माइनस प्लस, ठीक है, वो क्या होगा इसका इक्वल, ठीक है, क्या होगा माइनस डिवाइड बाई dt, उसी प्रकार d BrO3 माइनस डिवाइड बाई dt इक्वल टू माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को क्या करना है अपने को, डिवाइड, ठीक है, चेंज कंसंट्रेशन में चेंज डिवाइड बाई डेल्टा H प्लस की कंसंट्रेशन में चेंज डिवाइड बाई
कंसंट्रेशन में होने वाले परिवर्तन में लगा समय। ठीक है ना। इस प्रकार अपन अभिक्रिया का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखा हो तो उसको अभिक्रिया वेग इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है। अभी एक रिएक्शन है, अब एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन क्या होगा। हाँ तो एक क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करो और लिखो, इसका अभिक्रिया वेग लिखना है और इसका यानी इसमें क्या पूछा है, कोई रिएक्शन है 2A से 4B + C, वो क्या हो रहा है 10 सेकंड में B की सांद्रता क्या होती जा रही है, B की कंसंट्रेशन क्या दे रही है 5 × 10⁻³ मोल लीटर। ठीक है, मोल प्रति लीटर बढ़ जाती है। तो A के विलुप्त होने की दर और B के बनने की दर क्या होगी। ठीक है, A के विलुप्त होने की दर और B के बनने की दर क्या होगी। ठीक है, इस प्रकार से अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अभिक्रिया क्या होगी, अभिक्रिया क्या दे रखा है, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, अभिक्रिया क्या है 2A से क्या बन रही है 4B + C। ठीक है, 4B + C, तो B के बनने की दर क्या दे रही है इसमें, B के बनने की दर B के बनने की दर क्या है, B के बनने की दर दे रखा है 5 × 10⁻³ और क्या दे रखा है इसमें, कितने समय में दे रखी है 10 सेकंड में। तो क्या होगा, B के बनने की दर होगी, इसकी यूनिट साथ लिखो, मोल प्रति लीटर और इसकी होगी सेकंड। क्या होगा 5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है ना, यानी B के बनने की दर क्या हुई 5 × 10⁻⁴ लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो अभिक्रिया वेग अपन किस प्रकार से लिखेंगे, इसका अभिक्रिया वेग क्या होगा फिर इस रिएक्शन का, अभिक्रिया वेग इस प्रकार से होगा, अभिक्रिया होगा ना एक के लिए -1/2 D यानी एक की कंसंट्रेशन में कमी डिवाइड बाय dt इक्वल टू +1/4 dB डिवाइड बाय dt इक्वल टू क्या होगा dc डिवाइड बाय dt। ठीक है, अब इनको क्या करना है, क्या निकालना है अपने को dA/dt यानी A के विलुप्त होने की दर अपने को निकालनी है। ठीक है ना, -dA/dt निकालनी है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, A के विलुप्त होने की दर क्या होगी, A के विलुप्त होने की दर A के विलुप्त होने की दर क्या होगी, यानी इसकी मान डी, इसका अपने को निकाला और अपने को ये तो मिल गया ना, अपने को ये पूरी यूनिट तो अपने को मिल गई 5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब देखो तो क्या होगा, दो को इससे डिवाइड करो तो क्या होगा -dA/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ना इसको क्या लिया है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा 2/4 dB/dt। ठीक है, अपन को निकालना है -dA/dt इक्वल टू ये हो गया 1/2 और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या होगा 2.5। तो आंसर क्या आने वाला है इसका 2.5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व किया। इसमें क्या पूछा है, A के बनने की दर और B के लुप्त होने की दर। ठीक है, तो A की कंसंट्रेशन दे रखी है अपने को और टाइम दे रखा है, तो A के बनने की दर अपने निकाल ली। ठीक है, B के बनने की दर और A के लुप्त होने की दर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो B के लुप्त तो A के बनने की दर अपने को ज्ञात कर लिया, उससे क्या कर लिया अपने A के विलुप्त होने की दर भी अपने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली, मतलब इसको -dA/dt अपने कैलकुलेट कर लिया।
इस प्रकार से अपन ने आज वीडियो का फर्स्ट पार्ट तो देख लिया, यानी अगला देखेंगे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी अभिक्रिया वेग को कौन कौन से किससे कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है।